नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। जी हाँ, जब तक हम और आप स्वस्थ हैं तब तक हमारा परिवार स्वस्थ है और हमारा समाज स्वस्थ है। तो आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का दौर है और भारत समेत दुनिया के कई देशों में जो है कोरोना टीकाकरण चल रहा है, बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन फिर भी इसके असर और जो कोरोना के नए प्रकार है उसके बारे में बहुत से प्रश्न जो है लोगों के मन में है। तो उससे जुड़े क्या क्या प्रश्न रहते हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी बारे में बात करेंगे, कोरोना महामारी और टीकाकरण के बारे में। और अगर आप ऐसे कुछ प्रश्न आपके मन में है और पूछना चाहते हैं तो आप सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 0177 2800 और 2800 शिमला का STD कोड 0177 और 2800 और 2800 तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर गोपाल आशीष जी, जो कि सीनियर रेजिडेंट कम्युनिटी मेडिसिन IGMC शिमला से है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहते हैं सबसे पहले कि वैक्सीनेशन से तो एक कारगर उपाय है ही कोरोना का, लेकिन उसके बावजूद जो हम आप जिसके अभी या टीकाकरण नहीं हुआ है वो कोरोना से किस तरह बच सकते हैं? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा DD हिमाचल के दर्शकगणों को जो इस प्रोग्राम में अभी जुड़े हैं जी। और साथ ही साथ मेरी तरफ से एक मैसेज आएगा उन अग्रिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के लिए जो इस कोरोना काल में मानवता के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं जी। जहाँ तक आपका ये प्रश्न आपने जो पूछा है कि वैक्सीनेशन का तो कार्य चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और कोविड-19 के बचाव के लिए कौन से स्तंभ हैं या क्या हैं, तो वो 3 बातें या 3 स्तंभ जो कि पब्लिक हेल्थ एक्शन जो कि समाज में हमेशा व्याप्त रहने चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए, जो हम शुरू से बोल रहे हैं। नंबर 1, बार बार हाथ का धोना। किन 2 माध्यमों से? एक माध्यम जो है आपका साबुन और पानी का उससे। दूसरा, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आपने हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। दूसरा, सामाजिक दूरी बनाना। सामाजिक दूरी मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को बहुत ही ज़रूरी कोई कार्य है तो वो बाहर निकले, नहीं तो अन्यथा वो अनावश्यक इधर उधर मत जाएं। तीसरा जो बहुत बड़ा हथियार या कारगर सिद्ध हुआ है हमारी इस लड़ाई में, मास्क, जो कि अभी आपने भी पहना है, हमारे यहाँ कर्मचारियों ने भी पहना हुआ है। तो ये 3 स्तंभ हैं। इन 3 स्तंभों को हमारे को वैक्सीनेशन के साथ साथ अभी भी फॉलो करते रहना पड़ेगा। जी। तो ये आपने जैसे 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले हम बात करते हैं मास्क की ही। मास्क क्या कोरोना को बचाने में कितना कारगर साबित होता है? क्योंकि बहुत से लोग अभी भी रहते हैं कि हमें मास्क नहीं पहना, या कुछ कई जगह पर या कुछ पर्टिकुलर जगह है या ऐसा कुछ ऑप्शन जो मन में रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, ये आपने अभी आपको पता ही होगा, अभी रिसेंटली हमारी जो नोडल एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उन्होंने तो मास्क की अब गाइडलाइंस घर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी जारी कर दी है। लेकिन इसको मैं थोड़ा बीमारी के परिप्रेक्ष्य में समझाना चाहूँगा कि देखिए, जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है इस वायरस की, जिसको SARS-CoV-2 कहा जाता है, तो उसमें कुछ फेजेज ऐसे होते हैं कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं या तो वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब उनमें कोई लक्षण नहीं है, या वो प्री सिम्टोमेटिक हैं, मतलब अभी उनमें सिम्टम्स आए नहीं हैं पर वो ऑलरेडी संक्रमित हैं और वो संक्रमण को फैला सकते हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति ऐसे में समाज में अपना दिनचर्या का पालन कर रहा है, तो आप किसी भीड़ वाली जगह में या कुछ समूह के व्यक्तियों के सामने ये नहीं कह सकते कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ा हथियार जो कारगर होगा उस व्यक्ति के लिए भी और उस समूह के लिए भी, वो होगा मास्क। क्योंकि अगर उसने मास्क पहना होगा तो एक तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित है जो कि इन लक्षणों, जो जिसको लक्षण नहीं है, तो उससे भी बचाव होगा। दूसरा, वो व्यक्ति जिसने मास्क पहना हुआ है, अगर वो खुद एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक है तो वो समाज को भी बीमारी दे सकता है, उससे बचाने में भी उसको मदद मिलेगी। तो मास्क एक बहुत अच्छा हथियार है जिसके दौरान हम इस महामारी को
स्लो डाउन करने में या उस पर अंकुश लगाने में एक बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। जी, यानी जब तक वैक्सीनेशन का कार्य पूरा नहीं होता है तब तक सबसे पहले तो जो हमारा ज़रूरी काम है वो मास्क पहनना तो है ही है कि ताकि सेफ हम रहे। अच्छा, चलिए अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लग चुका है और कुछ लोगों को दूसरी डोज भी लगने वाली है। क्या जिन्हें टीकाकरण हो चुका है वो कोरोना को आगे फैला सकते हैं? देखिए, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस समय पे ये क्वेश्चन पूछा है जी। कि जैसा कि विदित ही है कि हिमाचल प्रदेश जो टीकाकरण अभियान में जो कि एलिजिबल व्यक्ति हैं जी। जिसमें अभी जो कैटेगरीज जिनको पात्र किया गया था, जिसमें हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर थे नंबर 1, नंबर 2 फ्रंटलाइन वर्कर थे, उसके बाद अगली कैटेगरी 60 साल से अधिक व्यक्ति की ओपन की गई थी, फिर 45 से 60 साल के व्यक्तियों की ओपन की थी। अब हो सकता है हाल ही सरकार आने वाले समय में 18+ के लिए भी ओपन कर दे। तो हिमाचल प्रदेश एक अग्रणी राज्य बन के उभरा है और उसमें 45+ से अबव के जो एलिजिबल लोग हैं, तो मैं कल रात का ही हमारी जो नोडल एजेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश, उसका मैं डाटा देख रहा था, तो कुल 14,02,000 के करीब पहले ही डोज की खुराक सभी व्यक्तियों को दी जा चुकी है। और जो कि हमारी एलिजिबल पात्रता जिनको कि टीका लगना चाहिए वो ऑलमोस्ट 95% 97% के आसपास बैठती है। अब उनको पहला टीकाकरण लग चुका है, दूसरा टीकाकरण कुछ लोगों को लग चुका है, वो भी संख्या हमारी 1.5-2 लाख के करीब है। और आने वाले समय में जैसे जैसे उनके समय पूरा होगा तो उनका दूसरा जो टीका है वो भी पूरा हो जाएगा। तो हमें ये मैसेज दूरदर्शन हिमाचल या विभिन्न जो माध्यम है उनसे ज़रूर लोगों में देना चाहिए कि मास्क का पहनना उतना ही ज़रूरी है दूसरी खुराक के बाद भी, क्योंकि वैक्सीनेशन या टीकाकरण के बाद जो प्रोटेक्शन मिलती है किसी व्यक्ति को वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से मिलती है कि उसको सीवियर डिजीज़ या बड़ी गंभीर बीमारी होने से उसको प्रोटेक्शन या उसको वो क्षमता मिल सके कि वो उससे लड़ सके। वो अभी जो क्षमता है वो इसके लिए नहीं मिलती उसको कि वो संक्रमण को फैलाएगा नहीं। हाँ, कुछ जगह पे हाल ही में ये पता लगा है कि जैसे इंग्लैंड में स्टडी आई है कि कुछ शोध हुए हैं कि थोड़ा बहुत संक्रमण कम हो रहा है इसकी वजह से, लेकिन जब वो दूसरी खुराक को पा लेंगे तो उनको ये सारे मास्क एंड जो मेजर्स हैं उनको आगे भी फॉलो करते रहना है, पर्टिकुलरली 2 वीक्स आफ्टर द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन। जी, ये बहुत ज़रूरी जानकारी है कि अगर आपने दूसरी डोज भी आपने ले ली है तो आपको 2 हफ्ते तक तो कम से कम ये प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए। हाँ जी। और बचाव कितने % है, जैसे कि जो भी हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, जैसे कि कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, जो भी हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, तो क्या कोरोना से पूर्णतया बचाव है उनके अंदर? देखिए, कोरोना से बचाव जो संक्रमण होने का चांस वो तो बना है, वो तो वैक्सीनेशन होने के बाद भी है, लेकिन जो इन वैक्सीन्स का एक तरह से जो प्रमुख कार्य था या प्रमुख उनका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि किसी को अगर कोविड-19 का संक्रमण हो जाए तो उसमें सीवियर डिजीज से अनफॉर्चुनेट या आकस्मिक निधन ना हो, किसी के घर का चिराग ना छीने। तो इसलिए उसमें ये वैक्सीन जो उनको बचाने में जो अभी तक डाटा आया है उसमें बहुत कारगर हैं। मैं अगर कोट करना चाहूँ तो हमारी एक नेशनल एजेंसी है ICMR, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, तो उन्होंने हाल ही में हमारे भारतवर्ष में अभी तक 2 वैक्सीन लग रही थी, एक कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कारगरता को लेके एक आंकड़ा जारी किया है और उसमें ये बताया गया केवल 0.04% या 0.02% लोगों को ही संक्रमण ज़्यादा हुआ है या अधिक हुआ है, तो बाकी सबको बचाव ही हुआ है। लेकिन ये वही बात मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि ये वाली जो प्रतिरोधक क्षमता किसी भी व्यक्ति में तब डेवलप होती है जब वो वैक्सीनेशन उसकी एक तो समय पे 2 खुराकें ले ली गई हों टीकाकरण की और साथ ही साथ 2 हफ्ते बीत चुके हों, उसके बाद उनको ये क्षमता पूर्ण रूप से मिल जाती हैं। जी, और एक जो लोगों के मन में रहता है, एक तो पहले हम उनके बारे में बात करते हैं जिन्हें कोरोना हुआ है, क्या उन्हें भी ये वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तो कहा जाता है कि एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? ये प्रश्न भी आपने बड़े ही उचित समय पे उठाया, क्योंकि जिस दौर से हमारा हिमाचल प्रदेश अब गुजर रहा है काफ़ी लोग संक्रमित भी हो रहे हैं और संक्रमण के चपेट में भी आ रहे हैं। तो आने वाले समय में उनके मन में भी ये प्रश्न उठेगा कि अब मुझे तो संक्रमण हो गया,
तो मुझे क्या कोविड का वैक्सीन लगना चाहिए। हाँ जी। तो इसमें भी दो मैं चीज़ें आपके द्वारा अपने दर्शक गणों को ध्यान में लाना चाहूँगा। एक नंबर एक कि हाँ, उन्हें टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। जी। क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी तक जितने भी साक्ष्य आए हैं, जितने भी हमारे एविडेंसेस आए हैं, जितने भी जर्नल्स में एविडेंसेस आए हैं, किसी में भी ये प्रूवन नहीं हुआ है कि नेचुरल तरीके से संक्रमण पाने के बाद व्यक्ति में कितनी उसकी प्रतिरोधक क्षमता कितने देर या कितने समय तक रह सकती है। या इसको मैं और सिंप्लीफाइड टर्म्स में अगर समझाना चाहूँ, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो एंटीबॉडीज हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम से डेवलप होती हैं। जी। तो जो एंटीबॉडीज हैं वो नेचुरल इन्फेक्शन के होने के बाद बनेंगे तो सही, लेकिन वो शरीर में दोबारा से लड़ने के लिए कब तक उपलब्ध रहेंगी या कितने लेवल उनका रहेगा, ये अभी तक पता नहीं लगा है। तो इसलिए नंबर एक तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोविड का अगर संक्रमण हो भी चुका है तो आप अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि कब कराएं, कोविड-19 के संक्रमण होने के कितने समय बाद कराएं। आप देख रहे हैं स्वस्थ जीवन, और अगर आप कोरोना महामारी और इसके वैक्सीनेशन के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर गोपाल आशीष जी है। तो आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं 0177 और 28000177 और 28000178, 28000177 और 28000178 यहाँ का फ़ोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। तो सर, हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की, तो जैसे कि आपने बताया कि उन्हें भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है जिन्हें कोरोना हो चुका है। एक जो टीकाकरण हो रहा है और जो टीका लगा रहा है वो क्या अपने लिए ही उसके लिए वो सुरक्षा है या फिर वो अपने परिवार या समाज के लिए भी एक तरह से सुरक्षित कर देता है? देखिए अंजना जी, मैं तो आपको दोबारा से बधाई देना चाहूँगा कि आपने ये प्रश्न भी पूछा, क्योंकि लोगों की मन में ये प्रश्न भी है कि क्या इसका जो टीकाकरण का फ़ायदा क्या सिर्फ मेरे तक सीमित है। जी। तो अभी हाल ही में एक जो जैसे कि हमारा विदित है कि हमारे हिमाचल में कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का प्रोडक्ट है। तो हाल ही में एक पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में एक स्टडी पब्लिश हुई है जहां पे भी ये फाइजर की वैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही लगाई जा रही है इंग्लैंड में। तो वहां पे ये देखने में आया है कि जो व्यक्ति जिसको की पहली खुराक टीका की लग चुकी हो, फर्स्ट डोज, तो वो ट्रांसमिशन को अपने जो परिवार के संबंधी हैं, अगर एक व्यक्ति वो जिसको टीका लगा हो और एक व्यक्ति वो जिसको टीका ना लगा हो, तो जिसका टीका लगा हो वो उसमें 38% से लेके 49% बाकी के व्यक्तियों को संक्रमण होने का चांस कम हो जाता है अगर वो उसके कांटेक्ट में कोविड-19 के पहली खुराक के बाद आ जाए। हाँ, बशर्ते ये है कि उसमें जो स्टडी में ये पाया गया है, क्योंकि उसमें जो सैंपल लिया गया था वो तकरीबन जो 25,000 घरों का उन्होंने सैंपल लिया था जिसमें 52,000 कॉन्टैक्ट थे। तो उसमें ये पाया गया है कि वो व्यक्ति को फर्स्ट डोज लगने के बाद कम से कम 2 हफ्ते बीत चुके हों। तो जो दूसरा आपने ये मुद्दा उठाया कि उसको अपना संक्रमण होता है, ये अबव एंड ओवरऑल अपनी जो उसका डिजीज रिडक्शन है जो 60 to 66% है उसके अलावा है। तो अगर वो व्यक्ति टीकाकरण कर रहा है तो वो अपने को ही बचाव नहीं कर रहा, दूसरा साथ में अपने साथ में कहीं ना कहीं जो व्यक्ति परिवार में रह रहे हैं उनका भी बचाव कर रहा है, समाज में फैलने से भी रोक रहा है, और तीसरा वायरस को म्यूटेट होने से भी रोकने में बहुत मदद कर रहा है। एक बहुत ज़रूरी सवाल शायद कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे नहीं हो सकता, या मेरी तो इम्यूनिटी अच्छी है। तो क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि सभी को जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़रूरी है? हाँ, देखिए इसमें मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहूँगा जी। हमारे समाज में ये कोविड-19 का जो वायरस है ये तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है और ये व्याप्त है जी। तो जब भी वायरस या विषाणु समाज में जब कम्युनिटीज़ में सर्कुलेट होता है तो उसमें मैं एक और जगह भी एक माध्यम पे इस बारे में बात कर रहा था, तो उसके होस्ट हम लोग ही हैं जी। इंसान ही हैं। अब उस विषाणु ने अपने संख्या को बढ़ाने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है जी। जब वो प्रयत्नशील रहता है तो वो अपना स्वरूप भी बदलता है जी। जब स्वरूप बदलता है वो तो उसे एक म्यूटेंट या वेरिएंट कहा जाता है जी। ये म्यूटेशंस आमतौर पे सर्कुलेशन में होती रहती हैं, लेकिन जब म्यूटेशंस कुछ खास तौर से हो जाएं तो वो एक वेरिएंट बन जाता है, जिसकी आजकल की न्यूज़ में भी बात हो रही है, यूके वेरिएंट या अदर वेरिएंट्स। तो जब ये वेरिएंट बनता है, अब अगर व्यक्ति
वैक्सीनेशन हमारी टीकाकरण ठीक होता रहेगा तो इसका संक्रमण कम होगा, जी लोग संक्रमित नहीं होंगे, साथ ही साथ संक्रमण को फैलाने में भी वो कारगर होगा, जी रोकने में, उसके फैलने को रोकने में। जी तो जब भी टीकाकरण आगे बढ़ेगा जिस राज्य का या जिस भी समाज में, तो उस वायरस को स्वरूप बदलने के जो चांस है वो उतना ही कम होता जाएगा। जी अब अगर हम फिर से वो उसको मौका देंगे अपना स्वरूप बदलने का, तो वो म्यूटेशन करता रहेगा और दूसरी तरह की म्यूटेशंस भी आ जाएंगी। लेकिन अगर हम वैक्सीनेट हो जाएंगे तो उसको उतना ही कम चांस मिलेगा। जी तो इस तरह से टीकाकरण भी एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं आप, एक कवच बन रहा है कवच जिस बन रहा है, जी, बिल्कुल रुकाव है। जी, और एक नेक्स्ट जो एडवर्स इफेक्ट के बारे में बहुत सी भ्रांतियां लोगों के मन में है कि इससे इसके ये इफेक्ट है या इसके वो इफेक्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहिए। चलिए, इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैं शिमला से जसलीन बोल रही हूँ जी। मैं डॉक्टर साहब से एक बात क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। डॉक्टर, जो जिनको बीपी हाई हो और शुगर हाई हो वो हाँ जी बोलिए। मतलब इंजेक्शन लगवा सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम प्लीज? जसलीन बोल रही शिमला से। तो रश्मि, बहुत अच्छा किया है आपने ये प्रश्न पूछ के। और जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगा अंजना जी, हम आजकल वैक्सीनेशन सेंटर आईजीएमसी में भी रन कर रहे हैं। तो उसके वहाँ पे भी इस तरह के प्रश्न लोग आम तौर पे हमारे से आके पूछते हैं जी। जिनको कि उक्त रक्तचाप है, जिसकी कि वो बीपी की बात कर रहे थे, या मधुमेह है, डायबिटीज है, तो क्या उनको भी टीकाकरण लगाना चाहिए? तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति हाई बीपी या जब डायबिटीज से ग्रस्त है, अभी तक ये देखने में आया है कि वही व्यक्ति कोविड-19 के संक्रमण की सीवियरिटी पे लेके ज्यादा एट रिस्क हैं, उनको ज्यादा खतरा है। तो उन्हीं में तो सबसे ज्यादा इस टीकाकरण की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं में संभवतः भी ये जो वायरस है वो अपनी सीवियर फॉर्म दिखा सकता है, जिससे कि वो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं और उनको अस्पताल तक भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो टीकाकरण से अपना ये कवच पहन लेंगे तो हो सकता है कि उनको संक्रमण तो हो लेकिन वो इतना सीवियर फॉर्म का ना हो। हाँ, तो ये जो मरीज हैं उनमें बिल्कुल ये टीका अवश्य लगना चाहिए और उनको अपना बचाव करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि अच्छा, मुझे तो बुखार है, मुझे अभी नहीं लगाना चाहिए टीका, या मुझे कुछ और बीमारी है, मुझे तो नहीं लगाना चाहिए। तो ये एक अच्छा प्रश्न रहा है। तो हम बात कर रहे थे एडवर्स इफेक्ट की, कि अगर जैसे लोगों के मन में है कि टीकाकरण के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए या बुखार ना आ जाए या कुछ ऐसी भ्रांतियाँ जो मन में है, उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे हिमाचल में जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 14 लाख टीके लग चुके हैं जी। तो एडवर्स इफेक्ट्स या जिनको कि दुष्प्रभाव भी कहा जाता है, तो कुछ सामान्य दुष्प्रभाव या एडवर्स इफेक्ट्स नॉर्मल वैक्सीनेशंस पे रूटीन में आते हैं। और कोविड-19 की वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में हमने ये देखा है कि कुछ लोगों को बुखार आता है कुछ समय के लिए, कुछ लोगों के जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द होती है, कुछ के थकान होता है। तो ये, लेकिन संभवतः ये जो इस तरह के दुष्प्रभाव हैं ये 24 से 48 घंटे के बीच उस व्यक्ति को आके चले जाते हैं। तो मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूँगा, वो दुष्प्रभाव या बिल्कुल मिनिमल साइड इफेक्ट या इग्नोरेबल साइड इफेक्ट सिर्फ 24 to 48 आवर्स के लिए आते हैं, लेकिन आपको वो प्रोटेक्शन अपने जीवन की लंबे समय तक देते हैं। तो हर व्यक्ति को ये उन दुष्प्रभावों को इग्नोर करके जो इसके साथ संबंधित फायदे हैं या फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए और समाज को इस प्रकोप से बचाने में अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। एक सर, बहुत ज़रूरी आपसे लास्ट में पूछना चाहते हैं कि कोरोना पेशेंट के लिए जैसे कि कोई गलत न्यूज़ होती है या फिर मिसलीडिंग होती है, उससे कैसे बचना चाहिए कोरोना पेशेंट के लिए, वो कितनी खतरनाक हो सकती है? हाँ अंजना जी, मैं इस पे भी आपको ये कहना चाहूँगा कि एक पैंडेमिक जिसको कि महामारी कहा जाता है, वो साथ साथ एक और महामारी को लेकर आई है जिसको कि इन्फोडेमिक कहा जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा अधिक मिलना। तो उनको अनरिलायबल सोर्सेज, जो विश्वस्त सूत्र नहीं हैं, जहाँ से ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारी जो नोडल एजेंसी है हमारी हिमाचल प्रदेश की, वो नेशनल हेल्थ मिशन है, वो अपना अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और अन्य माध्यमों पे भी चला रही है। तो वहाँ पे वो लगातार निरंतर
अपडेट्स देते रहते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे बहुत से व्यक्ति इस दौर में, हमारे बहुत से ग्रामीण वासी भी होम आइसोलेशन में शायद होंगे, तो नेशनल हेल्थ मिशन ने एक हिंदी की पुस्तिका बनाई हुई है, स्वयं सहायता पुस्तिका। वो नेशनल हेल्थ मिशन की वेबसाइट, जिसका कि नाम nrhmhp.in है, 3 जो मार्च की अगर उसकी नोटिफिकेशन निकालें तो उसमें विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया गया है कि आपने SpO2 कैसे चेक करना है, आपने मॉनिटरिंग कैसे करनी है, आपने खान पान क्या लेना है, इवन आपने प्रतिरोधक क्षमता के लिए फूड कौन सा लेना है, वो सब कुछ बताया। तो उनको ऑथेंटिक सोर्सेज को ही फॉलो करना चाहिए। जी, यानी आपकी जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए और आपका स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब आप खुद स्वस्थ होंगे और समाज को और परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो स्वस्थ जीवन प्रोग्राम में आज बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।